नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा के तट से ये लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरी सहयोगी मारिया शकील। हम दोनों तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष कवरेज में, जिसका नाम है वोट से पहले बोट। क्योंकि हम बोट पर बैठे हैं, नाव पर सवारी कर रहे हैं और नाव पे सवारी करते करते बनारस के तमाम रंग आपको दिखाने वाला हूँ। इस बोट पे कुछ गिने चुने नुमाइंदे, कुछ खास व्यक्ति बनारस के हमने बिठाए हैं। और खास बात यह है, एक नहीं, दो पद्मश्री मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पद्मश्री जी आप यहाँ पर हैं, आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो पद्मश्री एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं। आज वोट से पहले बोट पर इनसे हम लंबी बातचीत करने वाले हैं। काशी कहिए, बनारस या वाराणसी, मतलब एक है कि ये जो नगरी है वो हेरिटेज, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आजकल जानी जाने वाली है। और इसलिए यहाँ पर इस बोट में महिलाओं की संख्या भी मैंने इंश्योर किया है कि अच्छी है, और वो लोग भी कविता और श्लोक से बात करते हैं बनारसी लोग। ऐसा क्यों है? ये ऐसा, आप मुझे ये बताइए कि बनारस में लोग श्लोक और कविता से क्यों बात करते हैं? वजह ये है कि ज्ञान की नगरी है ना। हाँ। तो ज्ञान की मिट्टी से जो उत्पन्न होगा उसमें ज्ञान ही होगा। भी वही बोल रहे हैं आप, मैं डॉक्टर नीरज खन्ना हूँ, डायबिटीज का डॉक्टर हूँ। कहता हूँ कि अगर जीवन में मिठास लानी है तो रक्त की मिठास घटानी है, और इसी बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबको ये आह्वान करता हूँ, जय रघुपति राघव राजा राम, सब मिल चल कर ला मतदान। रघुपति राघव राजा राम, सब मिल चल कर ला मतदान। सीताराम सीताराम, माता बहनी करा मतदान। सीताराम सीताराम, भैया बाबू करा मतदान। पहली तारीख को बनारसी कह रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए अपने घर से और वोट दीजिए। आचार्य जी, बनारस बहुत ही खास शहर है, लेकिन 10 साल में ये नगरी और बदली है। ऐसा है कि आप किसी की खासियत मत दिखने दीजिए तो उस खासियत की कोई गलती नहीं है। ये निगाहों का फ़र्क है, आँख बंद कर लीजिए। बात दूसरी है, हम किन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। कोई किसी स्थल को नहीं दिखाना चाहता था, सब अपने आप को दिखाना चाहते थे। जबकि काशी में अपने आप को छिपा के बोले कि वो शिवता मतलब भलाई, खाली भगवान नहीं। उसको दिखने से आपके साथ अगर कुछ भला किया है तो एक बहुत बड़ा लाभ है। लाभ का उल्टा भला और भला का उल्टा लाभ। और जो आपने अभी संगीत की बात कही, वंदे नाद तनुम, शिव का जो शरीर है वो द बॉडी ऑफ साउंड, जो इटर्निटी का प्रतीक है। शिव जी का कभी बर्थडे नहीं मनाया जाता, मैरिज डे मनाया जाता है, क्योंकि वह अनंत हैं तो अनादि भी हैं। इसीलिए यहाँ सब कुछ छोड़कर अच्छा खोज सकें, इस दृष्टि से जो आते हैं काशी में, काशी के हो जाते हैं। और सब भला भला दिखता है उनको। बड़े सामान्य दृष्टि से यहाँ विशिष्टताएं घूमती रहती हैं। आप नहीं समझेंगे कि बहुत बड़ा विशिष्ट आदमी चला जाए, बहुत बड़ा नहीं, बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं। पहले एक बार राजेश्वर जी का, आचार्य जी का परिचय देना चाहता हूँ मैं। 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे हैं। 12.5 घंटे निरंतर शास्त्रीय संगीत गाया आपने, उसका रिकॉर्ड आपके नाम पर है। जल तरंग बजाया आपने 13.5 निरंतर गायन, लेकिन अब तो 3 घंटे पे 15 मिनट का रस मिलता है, उस समय नहीं मिलता था। प्रथम था 1972 में जल तरंग का था, और 1974 में मानस चतुष्शती समारोह के अंतर्गत शास्त्रीय रागों में समयानुसार रात 10 बजे मैं बैठा और दूसरे दिन 11 बजे उठा। तो आज कुछ हमारे लिए गुजारिश कर सकते हैं हम आपसे? मैं इच्छा पूरी करते करते भी राज्यपाल में होते आए थे, राजस्थान की करते करते 2 घंटा 3 घंटा, हालत एकदम खराब है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे साथ एक और पद्मश्री हैं, रजनीकांत जी। रजनीकांत जी स्वागत है आपका, साथ में प्रोफेसर द्विवेदी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बारी बारी से बात करता हूं। पहले आपके पास आऊँगा रजनीकांत जी, आपके पास एक यूनिक उपलब्धि है। आप जीआई टेक्नोलॉजी के लिए आपको पद्मश्री मिला है। तो पहले तो बताइए कि जीआई है क्या, कैसे वो लोकल कलाकारों के लिए, लोकल कला के लिए ज़रूरी है, इस बात को समझाइए। फिर मैं बनारस की साड़ी पर आता हूँ। देखिए, ये जो काशी है, जो दुनिया का प्राचीनतम जीवित शहर है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे शिव का समाजवाद है।
इस समाजवाद में याकनी ढाकनी भूत पिचास बेताल सब उनके साथ में घूम रहे हैं। वहीं पे वृषभ के साथ में और शेषनाग भी विराजमान हो रहे हैं। तो ये समाजवाद की वो परिभाषा है जो यहाँ पे इस शहर में है। यहाँ पे कि भांग छान के भी मस्त होने वाले लोग हैं और बड़े बड़े कवि विद्वान भी एक से बैठे हुए हैं और पता नहीं चलता है। उतना ही महत्वपूर्ण ये शहर आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए, शिल्प के लिए, कला के लिए है। जब हम कहते हैं जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उपदर्शन, ये भारत में या पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार का कानून है। आपका चैनल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, डिजाइन सीक्रेट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है। लेकिन जो समुदाय की संपत्ति होती है उसको बचाने का काम कौन करेगा? बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, भदोई कारपेट, मिर्जापुर की दरी, लकड़ी के खिलौने या पान, लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा, मलइयो या ठंडई यहाँ की, ये कौन बचाएगा इसको? अगर इसकी नकल होगी तो बचाएगा कौन? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये कानून बना था भारत में और 2003 से ये कानून लागू हुआ और उसी के साथ जीआई का अभियान काशी से भी शुरू हुआ, भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों से शुरू हुआ। उपलब्धि बहुत बड़ी है। 2014 के पहले सिर्फ 2 जीआई थे यहाँ पे, आज की तारीख में 34 हैं। दुनिया के किसी भूभाग में 34 जीआई उत्पाद नहीं है। ये खासियत बताई रजनीकांत जी ने बनारस की। बनारस में कौन कौन लोग चुनाव लड़ चुके हैं, कब कब लड़ चुके हैं? भाई आज बनारस में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार तीसरा चुनाव है और इस बार तो स्थिति ऐसी है कि चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है और पीएम आए नहीं है आखिर के दिनों में। और इस बार डिस्कशन ये हो रहा है सुमित कि जिस तरह से 2014 से 2019 में उनका वोट परसेंटेज करीब 17 से 18% बढ़ा था, 4,75,000 उनका वोट मार्जिन था 2019 में। इस बार शायद 6, 7, 8 वोटिंग मार्जिन की बात हो रही है, जीत हार की। आप तो सबसे पहले से बनारस में हैं, मैं चारों तरफ पोस्टर देखकर आ रहा हूँ जब हम 80 पर पहुंचे हैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बीजेपी का हर बड़ा नेता किसी भी सूबे से हो, किसी भी राज्य से क्यों ना हो, वो आज की तारीख में आपको काशी में मिल जाएगा। किसी भी होटल में जाइए, कोई बड़ा वीवीआईपी आपसे टकरा ही जाएगा। स्थिति आज की तारीख में ऐसी है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर। खैर, बनारस के राजनीतिक इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। कब किसका चुनाव रहा, कैसे, क्यों ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट रही, बारी बारी से सब पे नजर डालते हैं। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। बनारस से अपने नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये भावुक वक्तव्य देते हुए गंगा और बनारस से जैसे गर्भनाल का रिश्ता जोड़ लिया। मुझे काशी बुलाया था, उसके पहले 13 मई को रोड शो में बनारस ने बताया कि वो किस तरह अपने सांसद और प्रधानमंत्री से जुड़ा है। पूरा बनारस जैसे चलते फिरते समारोह में बदल चुका था। कहीं नृत्य, कहीं गीत और कहीं प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते नागरिक। अगले दिन पीएम राजनीतिक सांस्कृतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और संकट मोचन मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो संकट मोचन मंदिर गए। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी किया और फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 25,000 महिलाओं के साथ संवाद किया। ये पूरा सिलसिला बताता है कि प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र को कितनी गहनता और गंभीरता से लेते हैं। गंगा और बनारस से उन्होंने कैसा रिश्ता जोड़ा है। 10 साल से प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं।
2014 में उन्होंने वडोदरा और बनारस दोनों सीटों से जीत हासिल की। वडोदरा छोड़ बनारस को अपना क्षेत्र बनाया। 2019 में भी उन्होंने यही सीट चुनी और अब 2024 में तीसरी बार अपने वोटरों के बीच है। 1 जून को बनारस अपना सांसद चुनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले का पहाड़ एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय को उठाना पड़ रहा है। पिछले 2 मौकों पर वो खासे वोटों से हारते रहे हैं। वैसे बनारस से वो चौथी बार उम्मीदवार है। इस बार भी उनके लिए जीत के आसार बहुत दूर दिखते हैं। हालांकि उनके पक्ष में इंडिया गठबंधन लगातार प्रचार कर रहा है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव और डिंपल तक बनारस में रैलियां और रोड शो कर चुके हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के किले में कोई सेंधमारी कर सकेंगे, इसमें संदेह है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बनारस में हिंदू आबादी करीब 84% है, मुस्लिम आबादी करीब 14% और 2% अन्य समुदाय से हैं। हालांकि यहाँ के चुनाव ऐसे किसी ध्रुवीकरण से प्रभावित नहीं होने जा रहे। अलबत्ता बीएसपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस के लिए कुछ और मुश्किल पैदा कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री के बनारस से चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल के अलावा बिहार तक में दिखता है। इस बार बीजेपी की कोशिश अपने प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने की है। महिलाओं की क्या अपेक्षा है और क्या बदला है उन लोगों के लिए? हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बदला है बनारस में 10 साल में। मैम, सबसे पहले महादेव, अपने बारे में पहले बताएं। मेरा नाम अंकिता जेतली पाठक और मैं सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। एज ए डिफेंस टीचर पहले मुझसे कहा जाता था कि मैम आप कुछ लड़कियों जैसा क्यों नहीं सीखती, और अब मुझे इन सम्मानित लोगों में बुलाकर अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले तो वही टेबल टर्न हो चुकी है। और दूसरा, अब वही लोग जो पूछते थे तो वही मुझे फ़ोन करते हैं, मैम हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, इन्हें भी डिफेंस सिखा दीजिए, कुछ स्कॉलरशिप दिला दीजिए। 2014 से 24 में मेरे एकेडमी में जितने भी 90-80 लड़कियाँ जो भी सीखती हैं सब स्कॉलरशिप में हैं इस टाइम। एज अ डिफेंस, आप सेल्फ डिफेंस को छोड़ते हैं, हम इस नाव में बैठे हैं तो हम सबसे पहले सुरक्षा की बात करेंगे कि इस नाव की सुरक्षा कितनी है। वैसे ही मैं मोदी जी को अपने पिता और योगी जी को अपने बड़े भाई की तरह देखती हूँ। उनकी नाव में हम लोग सब सुरक्षित हैं, नहीं डूबेंगे। 1 जून को जाकर वोट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये इस मैसेज के बाद आप बताइए, आप गाना भी गाती हैं? जी, आपने क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर जी। तो आपने कुछ एक नया गाना भी लिखा है? एक गाना है जी, जिसमें काशी के विकास के ऊपर ही सारी वर्णन है। देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो। करफू न दंगा तन मन चंगा, करफू न दंगा तन मन चंगा, गली घाट भयल बहुरंगा, गली घाट भयल बहुरंगा, गली घाट भयल बहुरंगा। साफ सफाई, साफ सफाई बढ़ गइल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, देखा कैसन। समअप कर दिया कि क्लीनलीनेस भी है। महिला, अभी हम कुछ देर पहले, हाँ अभी कुछ देर पहले कुछ और महिलाओं से बात कर रहे थे, वो बोल रही थी कि बिजली की हालत सुधर गई है। तो उससे क्या जिंदगी में फर्क हुआ है और क्या कितनी घंटी अब बिजली आ रही है? पहले बनारस की जो स्थिति थी वो कई लोग कहते थे कि अरे बनारस मतलब गांव की तरह स्थिति होती थी, बिल्कुल बिजली की आपूर्ति एकदम ठप थी। इवन ये स्थिति थी कि इन्वर्टर दिन भर चार्ज हो जाते थे और कब चले जाते कुछ पता नहीं चलता। तो एकदम बहुत बुरी स्थिति। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अब ये बनारस जो है ये सिर्फ बनारस नहीं है, ये प्रधानमंत्री को चुनने वाला बनारस है। इस देश में इस जगह पर कोई एक प्रत्याशी नहीं चुना जाता है। आप लोग मिलके, आप तमाम जो वोटर्स हैं वो आप देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। हाँ, आप एमपी नहीं, आप पीएम चुन रहे हैं, इसीलिए इसकी जगह की खासियत भी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इन लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के बनारस आने से बनारस को कितना फ़ायदा हुआ है और क्या कभी नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प, कोई चुनौती यहाँ खड़ी हो सकती है कि नहीं खड़ी हो सकती है। ब्रेक के उस पार।
बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। इस वक्त हम काशी में हैं, माँ गंगा के गोदी में इस वक्त हम बैठे हुए हैं और उस नाव में बैठकर आप ये लाइव कवरेज देख पा रहे हैं सीधे बनारस से, जहाँ पर 1 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। मेरे साथ काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर द्विवेदी जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। बनारस को लेकर जो बार बार कहा जाता है, ये थोड़ा मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, विद्युत परिषद के तो आप बेहतर बता पाएंगे। नरेंद्र मोदी के बनारस आने के पहले और नरेंद्र मोदी के आने के बाद, यानी 14 के पहले और 14 के बाद बनारस में क्या अंतर आया? देखिए, 2014 के पहले काशी की एक अपनी पहचान तो पहले से है। काशी एक विश्व की सांस्कृतिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन इसकी भौतिकता की जो परिस्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से काशी काफ़ी अछूती थी। यहाँ की सड़कें, यहाँ के गंगा घाट, यहाँ का विश्वनाथ धाम की जो गलियाँ हैं वो स्वच्छतापूर्ण नहीं थी। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया और काशी में यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं काशी से चुनाव लड़ूंगा और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, जब उनका ये वाक्य आया, काशी वासियों के अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ। बड़ा अद्भुत सी बात है। मैं आपके पास पूछना चाहूँगा, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के हैं, उसके पहले मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के थे। इनफैक्ट बहुत सारे नेता सांसद बीजेपी के ही हुए हैं। कांग्रेस के एक बार शायद 4 में राजेश मिश्रा जीते थे, वरना ये सीट तो बीजेपी का गढ़ रही है। फिर ऐसा क्यों रहा? बीजेपी के बाकी नेताओं ने वो काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। देखिए, ये तो विजन की बात है। जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो एक आपने शब्द सुना होगा सुमित जी, गुजरात मॉडल। तो उस समय लोग सोचते थे गुजरात मॉडल है क्या, तो गुजरात मॉडल मतलब विकास का मॉडल। तो नरेंद्र मोदी को काशी के बारे में पता था, वो काशी को जिए हुए थे, पहले से जिए हुए थे। लेकिन उनके नज़र में काशी के, जैसे हमारे द्विवेदी जी ने बताया था कि भौतिकता की कमी है, काशी का श्रृंगार नहीं हो पा रहा है, काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, काशी में विद्युत नहीं है, काशी में सफाई नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय के वाक्य को तराशा और फिर उन्होंने अपने विजन को यहाँ ले आकर कहा कि मैं विकास और विरासत दोनों को सजाऊंगा। तो आप देखेंगे काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जितना। सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा, उसके बाद मारिया को टॉस करता हूँ। अजय राय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय हैं, लोकल हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार हार चुके हैं, 19 में भी हारे, 14 में भी हारे, इसके बावजूद भी वो लगे पड़े हैं और कांग्रेस ने उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय को आप कैसे देखते हैं, अगर राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करनी हो? किसी भी राजनेता को ये शहर छोड़ता नहीं है। वस्तुतः काशते प्रकाशते इति काशी, ये काशी स्वयं प्रकाशित होती है। इस काशी के इस शहर के 3 नाम हैं, काशी, वाराणसी और बनारस। मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ जिसमें आपके इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। मोदी जी ने कहा, सोचा, हमेशा उनके मन में यही था कि आत्मा त्वम जनता गिरिजा मति सहचराः प्राणाः शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं मोदी जी। यद्यत कर्म करोमि, जो भी करते हैं वो, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो जब इतना बड़ा पर्सनालिटी इस प्रकार के डिवोशन के साथ आएगा तो उसके सामने कोई भी विपक्ष का कोई भी नाम हो, मैं व्यक्तिनिष्ठ रूप से नहीं कहता हूँ, लेकिन इतने बड़े डिवोशन के सामने, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने किसी का टिकना संभव नहीं। इस इलाके में मारिया, आप तो जानती है, कवर भी करती रही हैं कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट शालिनी यादव पिछली बार नंबर 2 पे थी, अजय राय नंबर 3 पर थे, लेकिन इस बार अलायंस है। तो क्या आप देखते हैं कि जो मार्जिन है जिसको बीजेपी ऐसा बढ़ा देना चाहती है जो रिकॉर्ड बन जाए, उसको कितना आसान होगा? यही मैं दोनों से सवाल पूछती हूँ, कितना आसान होगा भाजपा के लिए मार्जिन बढ़ाना, क्योंकि उन लोगों का एम मार्जिन बढ़ाना है। मैम, जिस प्रकार हम लोग कहते हैं क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का कोई सानी नहीं है, उसी तरह पॉलिटिक्स में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री बनता है और हारने वाला क्या बनता है आप जान ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो अगर ये लोग चुनाव हार भी जाते हैं तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि किसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा, सो आपको लगता है क्योंकि ये चुनाव में चैलेंजर हैं अजय राय जी, वो इसमें भी बहुत अच्छा। एक छोटा सा बस कमेंट ले लेते हैं आपसे, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में?
युवाओं के लिए हमेशा से जो रहा एम्प्लॉयमेंट को लेके, बट जैसे इस बार मोदी जी ने जो इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है फॉर लाइक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए, तो वो अब हमें तैयार कर रहे कि हम लोग जॉब दे सके, ना कि हमें जाके किसी से जॉब मांगनी पड़े। सो लाइक ही इज़ गिविंग अस अ होल स्टेज जहाँ पे आप वर्कशॉप्स की तरह सीख सको और आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सको। लाइक दैट्स द बिगेस्ट स्टार्टअप इंडिया कल्चर। यस दैट्स सुमित, बस इस तरफ यही एक कमेंट और लेना चाहूंगा, क्योंकि आचार्य जी यहाँ द्विवेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं। भाई कॉरिडोर बनते देखा हम लोगों ने, इस प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अपने सामने नींव रखी और उसके बाद शिलान्यास भी किया। क्या कहना चाहेंगे, कितना अंतर आ गया है काशी विश्वनाथ में? बहुत अद्भुत अंतर आया है। जब महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय में आए थे, महामना ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देवालय है, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग है, लेकिन वहाँ स्वच्छता नहीं है। ये गांधी जी के वाक्य 100 वर्ष पहले थे, लेकिन गांधी जी के नाम पर लोगों ने राजनीति तो की, लेकिन गांधी जी के वाक्यों का अनुसरण नहीं किया। और जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया, 2014 में नींव खोदी और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ धाम को माँ गंगा के क्या कहना चाहेंगे बाबा विश्वनाथ के लिए आप आचार्य जी? देखिए, सर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से जब वाराणसी ही क्यों विश्वनाथ है वाराणसी के, वंदे नाथ तनुम तमुद्धर जगत गीतम उदय शंकरम। यहाँ ऐसी चीज़ की उपासना की जाती है जो उल्टे सीधे दोनों हैं भले, भला लाभ, दया याद, दावा वादा, मतलब दोनों तरफ से आप देखिए तो शिव 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 मतलब भलाई। तो इस दृष्टि से सब अपने जीवन की अंतिम उपलब्धि लेकर काशी आते हैं, मरने के लिए नहीं। यह मृत्यु का प्रतीक्षालय नहीं है, मोक्ष की जन्मभूमि है। सबसे फालतू चीज़ों से मुक्त होकर आनंद सामान्य भाव से विशिष्टताएं घूमती रहती हैं। यही हमारे भोले बाबा करते हैं, अवतार नहीं लेते हैं, मस्त हर हर महादेव। इसी नोट के साथ हर हर महादेव।